साथियों नमस्कार, बाल मनोविज्ञान की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सचिन कुमार आपके समक्ष आज लेकर के कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के चैप्टर को पुनः उपस्थित हूं। साथियों सीटेट आपका फरवरी माह में निर्धारित है, जिसको देखते दृष्टिगत करते हुए हमने इस चैप्टर को आपके समक्ष लेकर के आए हैं और इसमें अधिकतम प्रयास ये रहेगा कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हेल्पफुल हैं उनके बारे में चर्चा आपसे की जाए और उसको अधिक से अधिक आपको जो सहयोगी हो सके, मेरे द्वारा दिया जाने वाला कंटेंट है वो आपके लिए काफ़ी सहयोगी हो। हमारा प्रयास लगातार ऐसा ही रहेगा। तो साथियों इसी की दृष्टि में आगे हम देखते हैं कि हमारा सिद्धांत जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसे हम नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से या कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं कि ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अधिक से अधिक लोगों को यह पहुंचाएं और अवगत कराएं, और आपके लिए ये क्या है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहल वर्ग हैं। इन्होंने कोहल वर्ग के सिद्धांत को परिष्कृत कर कोहल वर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को परिष्कृत कर अपना यह नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये मिस आउट है इसमें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, और नैतिक विकास में उन्होंने दो प्रकार की नैतिकताओं के बारे में बताया। पहले थोड़ा सा हम पूर्व में लेकर के आपको चलते हैं, जो अभी नहीं आपको इसमें बताया गया है। तो नैतिक विकास की दो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, एक नैतिक परायता और दूसरी नैतिक स्वायत्ता। नैतिक परायता मतलब जो दूसरों के द्वारा निर्धारित की जाए वो नैतिक परायता होती है, और जो स्वयं के द्वारा निर्धारित हो वो नैतिक स्वायत्ता कहलाती है। नैतिक स्वायत्ता जो होती है उसमें व्यक्ति जो बच्चा होता है वो नैतिक निर्णयों को स्वयं लेता है और स्वयं नियमों को बदलता है, और नैतिक परायता जो होती है वो दूसरों के द्वारा निश्चित की जाती है, इसको बदला नहीं जाता। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी नैतिकता है जिसके अंतर्गत बच्चा मानता है कि नैतिक नियम स्थायी होते हैं और उनको बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन में आपका रखा होगा नैतिक परायता, नैतिक स्वायत्ता, पोस्ट कन्वेंशनल पूर्व उत्तर परंपरागत अवस्था और परंपरागत अवस्था। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में यदि दिया है नैतिक परायता तो परायता ही लगाएंगे। ठीक है, वो पियाजे के अनुसार वहां पे मेंशन देगा कि पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार तो नैतिक परायता आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद में जो कोहल वर्ग क्या होगा तो उसमें मेंशन होगा कि कोहल वर्ग के अनुसार। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं। कोहल वर्ग ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को साक्षात्कार के आधार पर यह सिद्धांत दिया था कि 3 से 6 वर्ष के बालकों का साक्षात्कार किया और उसके आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसके बारे में बताया। और इन्होंने क्या किया, इसमें पुरुष वर्ग को ही सिर्फ शामिल किया था, मतलब पुरुष बच्चे जो थे वो पुरुष वर्ग के ही थे। इन्होंने बच्चों के सामने कुछ कहानियां रखी और उन कहानियों को बच्चों के समक्ष सुनाया, और उन कहानियों में क्या है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा जो है वो तथ्य रहे। मुख्य तथ्य क्या रहे, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, जिसमें एक प्रमुख कहानी जो थी, सबसे प्रचलित कहानी जो थी, हिंज नामक व्यक्ति की थी। हिंज ड्रामा था वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। इन्हें बताया कि एक हिंज नामक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी, और वह पत्नी की दवाई के लेने के लिए क्या क्लिनिक पे गया। क्लिनिक जो था वो बंद होने के समय था, परंतु उसके पास में उतने पैसे नहीं थे जितने क्या है क्लिनिक वाला उसे दवाई दे देता। और हुआ क्या कि जो दवाई का मूल्य था वो 100 रुपए था, परंतु क्लिनिक बंद होने के समय पर था तो उसने दवाई का मूल्य 1000 कर दिया। ठीक है, तो दुकानदार का पैसे का बढ़ाना भी गलत था और हिंज का दवाई चुराना भी गलत था। कहानी क्या होती है कि हिंज वहां से चलाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और आकर के घर पर बैठता है और सोचता है कि क्या किया जाए। फिर वो पुनः दुकान पे चला जाता है और जाकर के दुकान के पास में खड़ा होता है क्योंकि दुकान बंद हो चुकी होती है, शाम होती है। तो ये एक कल्पनात्मक कहानी ही है। ये क्या है, कल्पनात्मक कहानी है। तो बच्चा वहां पे हिंज खड़ा रहता है और सोचता है कि अब क्या है, पैसे तो मेरे पास में है नहीं कि हम जो दवाई को उपलब्ध करा सके, तो वो क्या कहता है, चोरी करेंगे। तो चोरी करना क्या है, गलत है, और दुकानदार का पैसा बढ़ाना भी क्या है, गलत है। ये दोनों गलत है। अब दोनों में से एक सही कार्य को चुनना, मतलब क्या दुकानदार का पैसा बढ़ाना सही था, हिंज का चोरी करना सही था। इन दोनों गलत कार्यों में से सही का चुनाव यदि बच्चे से प्रश्न किया जाता है कि दवाई का चुराना और हिंज का दवाई के पैसे बढ़ाना, जैसे कोरोना काल में गैस सिलेंडर के पैसे का बढ़ना और आदमी का वही हिंज होता वहां पे, और हिंज का गैस सिलेंडर चुराना, दोनों अपने स्थान पे क्या है, सही है। और दोनों में से ज्यादा सही कौन है, तो बच्चा अपनी तर्क के आधार पे निर्णय लेता है, और जो निर्णय लेने में वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वही मोरल डिलेमा कहलाया था। वही मोरल क्या था, डिलेमा था। जब बच्चा दो पॉजिटिव अथवा सही कार्यों में से एक सही को चुनने में क्या करता है, संघर्ष करता है, तो उसे मोरल डिलेमा कहते हैं। और जब दो सही कार्यों में से एक को चुन लेता है तो नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग कहलाती है। तो आगे देखते हैं।
आगे है कोहल वर्ग ने इस नैतिक विकास के सोपान को 6 सोपानों में, नैतिक विकास के मतलब सिद्धांत को 6 सोपानों में क्या किया था, विभाजित किया था। इसमें 6 सोपान जो है उसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया और 3 स्तरों को 2-2 उपचरणों में विभाजित किया गया। इसके 6 चरण है और 3 स्तर बताए गए। तो अब हम पहले इसको शॉर्ट टर्म में देख लें, जो ज्यादा बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। तो साथियों, इसी के क्रम में हम देखते हैं कि 3 अवस्थाएं हमारी हैं। कौन सी 3 अवस्थाएं हैं हमारी? पहली अवस्था जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात इसको बोलते हैं हम पूर्व परंपरागत रूढ़िगत अवस्था, पूर्व परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो साथियों, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है इसका समय काल जो होता है 3 से 4 से 10 वर्ष, मतलब 4 से 10 भी है और 3 से 10 भी है। आपको कहीं भी ये दोनों में से एक नजर आएगा, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, 3, 4 या 10। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्री कन्वेंशनल। ये तो प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गई। अब प्री कन्वेंशनल में आप देखेंगे कि जो नैतिकता का निर्धारण है, नैतिकता का निर्धारण जो है वो बाह्य स्वरूप से होता है। मतलब नैतिकता बाह्य स्वरूप में निर्धारित की जाती है और उसका पालन भी बाह्य स्वरूप से करवाया जाता है। मतलब है कि बच्चे में नैतिकता निश्चित भी दूसरा करेगा और उसका पालन भी दूसरा करवाएगा। तो ये जो है हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज का मुख्य क्या है, मुख्य गुण है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे ये क्या होता है, ये इसकी सभी स्टेजेस में यूज होता है। दूसरा हमारा स्टेज है हमारा कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज जो 10 से 13 वर्ष आयु की है, इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें नैतिकता का जो निर्धारण है वो हमारा बाह्य होता है। नैतिकता को निश्चित तो बाह्य रूप से किया जाता है, दूसरे करते हैं, बाह्य समाज करेगा, लेकिन इसका पालन क्या है, स्वयं बच्चा आंतरिक रूप से करता है। बच्चा कैसा करता है, आंतरिक रूप से करता है। मतलब इसमें बाह्य नियंत्रण तो बाह्य होगा, लेकिन उसका फॉलोअप जो है बच्चा वो आंतरिक स्वरूप से करता है। नेक्स्ट हमारा है स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है वो 13 से 15 वर्ष की है। इस अवस्था में क्या होता है, नैतिकता का पालन और नियंत्रण दोनों बाह्य स्वरूप से, आंतरिक स्वरूप से किए जाते हैं। मतलब नैतिकता का निश्चय या नियंत्रित कि नैतिकता का नियंत्रण जो है वो आंतरिक ही होगा और नियंत्रण के बाद में उसका पालन भी आंतरिक स्वरूप से किया जाएगा। तो साथियों, इसी के क्रम में हम आपको अगले लेकर के चलते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको हम याद करने का शॉर्ट टर्म बताएं। देखो, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल, ये तो आपको तीनों ध्यान ही रहेगी। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत। उसके बाद में हमको दिक्कत होती है यहाँ पे, तो हम इसको लेते हैं ऑल शूज गुड लुकिंग सो प्रिटी। ठीक है। तो आल से है ऑबिडियंस एंड प्रिंसिपल, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट। पहला हमारा क्या है, दंड एवं आज्ञाकारिता। बच्चा दंड से बचने के कारण क्या है, अपने नैतिकता, अपने व्यवहार में क्या लेकर आता है, नैतिकता। एक बच्चा जो अपने बड़ों का आदर सिर्फ इस कारण से करता है क्योंकि वह उसकी स्कूल में शिकायत ना की जाए अथवा उसकी डांट ना पड़े, इसके कारण क्या कर, वो अपने से बड़ों को नमस्ते करता है या विभिन्न प्रकार के आदर्श मूल्यों को प्रस्तुत करता है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑबिडियंस पनिशमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रूमेंटल रिलीवियन और सेल्फ सेंटर्ड। मतलब है कि बच्चा विनिमयीकरण करता है। विनिमय उन्मुखीकरण ये होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट जैसा, जैसे का तैसा का, अगर नैतिक निर्णय में बच्चा जैसे का तैसा व्यवहार करता है, मतलब तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, इस प्रकार से बच्चा क्या करता है, इस अवस्था के अंतर्गत व्यवहार निर्धारित करता है। जैसे पिता के द्वारा बच्चे से कहा गया कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। बच्चा कहता है आप मेरे लिए शाम को चॉकलेट लेके आएंगे, तो पिता के द्वारा कहा जाता है कि हाँ मैं चॉकलेट लेके आऊंगा, तुम पानी लेके आओ। अब क्या हुआ कि बच्चे ने अपनी आवश्यकता के लिए, अपने मतलब दूसरे की नैतिकता को अपनी आवश्यकता के लिए यूज कर लिया। ठीक है। अब क्या है, पिता से कहा गया कि जब मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, तभी बच्चे ने पानी ला करके दिया। मतलब अपना फायदा, जिसमें बच्चा अपने फायदे के लिए चीजों को देखता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। पिता ने बोला तुम मेरी पीठ खुजला दो, बच्चा कहता है नहीं, आप भी मेरी पीठ खुजलाओगे तभी हम खुजलाएंगे। तो पिता को जैसे का तैसा का मतलब बच्चा अपने आप पे केंद्रित होकर चीजों को करवाता है। नेक्स्ट हमारा है गुड बॉय गुड गर्ल। हमारा स्टेज अवस्था नंबर 3 चरण है ये तीसरे चरण में क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी ख्याति पाने के लिए, ख्याति स्वयं उपलब्ध, ख्याति के दूसरों के द्वारा अपनी बड़ाई करवाए। ठीक है। ख्याति दूसरे उसकी क्या है, दूसरे उसके बारे में अच्छा कहे। तो ऐसा प्रश्न आता है कि सीमा एक अच्छी लड़की है, उसके पिता को उस पर गर्व होना चाहिए, उसके पिता को उस पर गर्व होना चाहिए कि वह विद्यालय में बहुत ही अनुशासित और अच्छे नंबरों से पास कर रही है। तो अब जो सीमा लड़की है वो किस लिए नैतिकता अपने लेके आ रही है, मतलब अपने है वो बहुत ही ढीठ लड़की, परंतु क्या है कि दूसरे उसके बारे में अच्छा कहें, उसके लिए उसने क्या है, खुद को वो चीजें फॉलो अप करने के लिए तैयार किया कि गुड बॉय गुड गर्ल की श्रेणी में वो आएगी। मतलब है कि नैतिकता का नियंत्रण बाय है कि वो दूसरे से ख्याति पाने के लिए क्या कर रही है, सारे नैतिक मूल्यों को अपना रही है, लेकिन पालन कैसे कर रही है, आंतरिक रूप से कर रही है। चौथा आपका है लॉ इन ऑर्डर। लॉ इन ऑर्डर कहता है कि समाज द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं,
इसमें क्या होता है कि एक बच्चा रेड लाइट के एरिया में खड़ा हुआ है और क्या है, एक दूसरी तरफ एक बूढ़ा व्यक्ति जो जा रहा है और उसके अचानक से चोट लग जाती है और वो रास्ते में गिर जाता है। परंतु क्या है, वो एरिया जो है वो रेड जोन का है कि जब तक ग्रीन जोन नहीं होता तब तक बच्चा रोड क्रॉस नहीं करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर का बच्चा कहता है कि नहीं, आप नियम को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम हमारी आवश्यकता के लिए बनाए गए हैं, मतलब हमारे लिए बनाए गए हैं और सभी को इसका पालन करना चाहिए। मतलब है कि नियंत्रण नैतिकता का बाह्य है। बच्चे ने कहा कि समाज नियम जो बनाया, नियम कानून बना है, वो सबको पालन करना चाहिए, हमको भी पालन करना चाहिए। ठीक है, बच्चा आंतरिक रूप से पालन कर रहा है, लेकिन नियंत्रण कहां से आ रहा है? बाह्य से आ रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा है चौथा। इसमें क्या है, नियंत्रण आंतरिक और पालन भी आंतरिक हो रहा है। ठीक, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहता है कि कोई भी बच्चा नैतिक कार्य कर रहा है तो वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं को देखते हुए नैतिकता को बदला जा सकता है। पांचवा चरण जो है वो कहता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को देखते हुए नैतिकता को बदला जा सकता है। सपोज कि चौराहे पे आप खड़े हुए हैं और पीछे से क्या है, अग्निशामक क्या है, गाड़ी आ रही फायर ब्रिगेड से या एम्बुलेंस आ रही है, तो वहां पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए क्या है, एकदम से रास्ता साफ कर दिया जाता है। कारण क्या है कि वो एक इमरजेंसी सेवा है जिसके लिए समाज में जो नियम बनाए गए हैं वो उस पे अप्लाई नहीं होंगे, बाकी सभी पे अप्लाई होते हैं। तो वो क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। कि एक बच्चे से प्रश्न किया गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो आप बताइए कि रास्ते को छोड़ेंगे कि नहीं। अब बच्चा कहता है कि नहीं, फायर ब्रिगेड हो कोई भी हो, नियम नियम है, यह समाज के नियम कानून के द्वारा बनाया गया है और इसको तोड़ना क्या है, गलत बात है और सभी को लाइन में खड़ा होकर ही निकलना है। तो मतलब बच्चा किस अवस्था का पालन कर रहा है, मतलब बच्चा किस स्टेज में है या बच्चा किस चरण में है कोहल वर्ग के, लॉ एंड ऑर्डर में है। अगर बच्चा कहे कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को देखते हुए सिर्फ एम्बुलेंस या इमरजेंसी सेवाओं के लिए क्या है, हमको उसके लिए विशेष अनुमति दे दी जानी चाहिए और उसे रास्ता प्रोवाइड करा दिया जाना चाहिए, जाम में उसे रोकना नहीं चाहिए, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में वर्क कर रहा है। बच्चा क्या है, पांचवें चरण में कार्य कर रहा है। तो साथियों, अगला अंतिम हमारा है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल कहता है कि समाज जो भी नियम कानून बनाता है वह हमारे फायदे के लिए बनाता है और यदि जो कानून हमको नुकसान कर रहा है तो ऐसे कानूनों को हमें तोड़ देना ही नैतिकता है। तो वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल पे पहुंच जाता है। मतलब जहां पे बच्चा यह तर्क प्रस्तुत करे कि जो भी समाज कानून नियम बनाया है वो हमारे लिए बनाया है, मतलब है कि ये जो ट्रैफिक है, ये जो रोडें हैं, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब हमारे लिए है। यदि इनकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो हम नहीं मानते हैं, हम भी एम्बुलेंस की तरह ही जाएंगे, हम भी भैया रुकने वाले नहीं है। ये लाल पीला हरा नीला साइड हटाइए, हमको आवश्यकता इसकी नहीं है। मतलब बच्चा यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात कर रहा है, अंतिम चरण की बात कर रहा है। तो साथियों, आपको कैसा हमारा ये जो आपका कोहल वर्ग का सिद्धांत रहा, इसके बारे में हमने जो बात की वो कैसा आपको लगा, और इसके आगे हम देखते हैं और अपने कमेंट और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेगा और आप लोग अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कंटेंट के रूप में हम आपके लिए बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मोरल डिलेमा, वही नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा हमने बताया था कि जब व्यक्ति को दो सही कार्यों में से किसी एक को चुनने में संघर्ष व कठिनाई का अनुभव करना होता है या अनुभव करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, संघर्ष या कठिनाई का अनुभव करता है तो उसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। मतलब क्या है कि एक टेट, हम कह कि एक तरफ आपका टेट लगा हो, उसी दिन सीटेट लगा हो और आप कंफ्यूज हो कि किसे करेंगे। टेट में आता है, सीटेट में व्यवहारिक है, हमारे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, लेकिन टेट पे ज़्यादा आपका ये अंदर से फील हो कि मैं कर सकता हूँ। तो दोनों में कंफ्यूजन जब क्रिएट होगा और उसमें से आप जब दोनों में संघर्ष कर रहे हो, तो वो जैसे आपका कहे कि टीचर की नौकरी करोगे या टीजीटी की करोगे या आप प्राइमरी की करोगे। तो टीचर, अब क्या है, टीजीटी में 4600 ग्रेड पे है, शिक्षक क्या है, सोचता है कि ज़्यादा पैसा है, लेकिन क्या है उसमें हमें अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है, मिल भी जाए लेकिन अधिकतम प्रयास रहता है नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कहता है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, घर में के घर में रहेंगे, परिवार से जुड़े रहेंगे। अब व्यक्ति क्या है, पैसा देखे कि परिवार देखे, ये कंफ्यूजन जो होता है वही मोरल डिलेमा कहलाता है। दो सही कार्यों में से एक को चुनना। ठीक है, लेखपाल बने कि हम ये आपका सेक्रेटरी बने, दो है ना, लेखपाल बने कि सेक्रेटरी बने, पैसा दोनों में है। तो आप दोनों के सही में से एक को चुनने में जब संघर्ष कर रहे होते, वही नैतिक दुविधा है, वही मोरल डिलेमा है। तो साथियों, आगे नेक्स्ट क्रम में हम देखते हैं, अगला है हमारा मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या है कि जब व्यक्ति उन सही दो कार्यों में से किसी एक को चुन लेता है, मतलब उसने क्या किया, कहा कि हम भाई प्योरिटी अपने घर परिवार को देंगे, क्योंकि हमारा घर परिवार से ही संबंध ज्यादा रहता है और आना जाना बना रहेगा, हम परिवार से जुड़े रहेंगे, अपने लोग मिलते रहेंगे। तो उसने क्या किया, कहा कि हमको अपने होम डिस्ट्रिक्ट की ही जॉब चाहिए, तो उसने
टीजीटी को छोड़ करके प्राइमरी को ज्वाइन कर लिया, अब उसने मोरल रीजनिंग, मतलब दो सही में से एक को चुनना क्या होता है, मोरल रीजनिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है अब पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर, इसे 3 से 10 वर्ष की अवस्था में बताते हैं। इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है और बालक में नैतिकता इसी अवस्था से प्रारंभ होती है। इसी अवस्था से प्रारंभ, इस अवस्था में परिवार के वयस्क सदस्यों द्वारा नैतिक बातों को सिखाया जाता है, जैसा देखता है वैसा सीखता है। अनुकरणात्मक नैतिकता कैसी होती है इस अवस्था में, अनुकरणात्मक होती है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का नियंत्रण बाह्य होता है और पालन भी बाह्य स्वरूप से कराया जाता है। और इस अवस्था की 2 उप अवस्थाएं हैं, मैंने बताया था हर एक अवस्था की 2 उप अवस्थाएं हैं, मतलब एक स्तर के 2 चरण हैं, एक स्तर के 2 चरण हैं। पहला चरण है आपका दंड एवं आज्ञाकारिता, पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें बच्चे प्रायः दंड से बचने के लिए नैतिकता को ग्रहण करते हैं, मतलब कि घर में चचा फूफा जी आए हैं, यदि बच्चे ने क्या है उनके लपक के पैर नहीं छुए तो कौन डांटेगा, या तो मम्मी मारेगी या तो पापा से डांट पड़ेगी। तो उस डांट से बचने के कारण बच्चा क्या है उनके पैर छूता है। और अब जैसे एक छोटा बच्चा एसडब्ल्यू मतलब होमवर्क काहे के लिए करता है, शिक्षक की मार्क से बचने के लिए, क्योंकि वो अगर होमवर्क पूरा नहीं किया तो उसकी कक्षा में क्या है डांट पड़ेगी, जिसके कारण वो क्या करता है, कहता है होमवर्क हमको करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा यांत्रिक सापेक्षता या विनिमयीकरण या हम साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखीकरण, इसको सेल्फ सेंटर्ड हम कहते हैं। टिट फॉर टेट या सेल्फ सेंटर्ड की बात यदि हो रही है तो वो यांत्रिक सापेक्षता मतलब कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे अहम भाव होता है, मतलब जो मेरे लिए करोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जैसे का तैसा की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें बच्चा पारस्परिकता की सहभागिता को निर्धारित करता है, बच्चा अपने फायदे के लिए यूज करता है, बच्चा अपना फायदा देखता है कि कहां मुझको फायदा हो रहा है, तो ऐसा देखता है। तो ये हमारा दूसरी अवस्था होती है दूसरे चरण में। और बच्चा वही कार्य अच्छा मानता है जिससे उसे व्यक्तिगत लाभ हो, मतलब है कि पड़ोस वाली आंटी उसे चॉकलेट देती है, जब भी कोई भी वस्तु मंगाई जाती है तो वो फटाक से कार्य कर देता है, और वही मम्मी उससे 5 बार कहती है कि बेटा ये कार्य कर दे, तब वो जाकर के करता है। मतलब बच्चा अपने फायदे के लिए पड़ोस वाली आंटी का कार्य पहले बहुत जल्दी कर रहा है, क्योंकि उसे बदले में कुछ प्राप्त हो रहा है। तो अहम भाव की जो विचारधारा है वो दूसरी अवस्था में आती है। तीसरा हमारा है कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष। इसमें बच्चे में नैतिक मान्यों को या रूढ़ियों को अंगीकार करता है, मतलब जो भी समाज बताता है उसको वो क्या करता है, अंगीकार कर लेता है। इसमें बच्चे में समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों को मानने लगता है। अब जो भी नैतिक मूल्य समाज निर्धारित कर रहा है बच्चा उन्हीं पे बात करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करता है। तो ये हमारी कन्वेंशनल स्टेज होती है। उसके बाद में इसमें 2 हमारी उप अवस्थाएं हैं। पहली हमारी अवस्था है कि या गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था, इसे हम गोल्डन रूल के अंतर्गत भी देखते हैं, या इसे हम प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा क्या है, प्रशंसा अथवा अपनी ख्याति पाने के लिए क्या है, नैतिक मूल्यों को धारण करता है। बच्चा क्या करता है, अपने नैतिक मूल्य इसलिए लेकर के आता है क्योंकि उसे दूसरे लोग अच्छा कहेंगे। और बच्चे में सहयोग व्यक्तित्व के सर्वोत्तम आचरण को स्वीकार करता है। बच्चा क्या करता है, सहयोग को व्यक्तिगत रूप में सर्वोत्तम आचरण को क्या करता है, स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, जैसे एक बच्चा कच्चा कच में अच्छे नंबर पाने के लिए क्या है वेरी गुड की मांग करता है, अच्छे नंबर पाने के बाद भी वेरी गुड की मांग कर रहा है, मतलब है वो नंबर तो उसके 10/10 है, परंतु वेरी गुड नहीं लिखा है, तो बच्चा समझता है कि मुझको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, हमको अच्छा नहीं माना जा रहा। तो वो लगातार शिक्षक से प्रयास करता है कि मुझे वेरी गुड दीजिए, क्योंकि वो फिर 4 लोगों को बताएगा कि मुझे देखो वेरी गुड मिला है, मैं सबसे अच्छा छात्र हूँ, मेरे पुल में फुल नंबर आए। वैसे पुल में फुल नंबर आए कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन वेरी गुड लिखा है तो बच्चा मानता है, कहता है कि हमारा औहदा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो तीसरे चरण में दिखाई पड़ती है। हमारा चौथा चरण है लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक क्रम संपोषित अवस्था, संपोषित उन्मुक्ता अवस्था। इसमें होता है या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज होती है। इस अवस्था में बच्चा समाज द्वारा जो भी स्वीकृत नियम कानून होंगे उन नियम और कानूनों को क्या करता है, मानता है और उन्हीं के आधार पे चलता है और दूसरों को भी क्या है, चलाने का प्रयास करता है। जो भी बात मैंने उस आपके ट्रायंगल के अंतर्गत बताई थी वो सारा यहीं पे फॉलो हो रहा है। आप उसको देख लिए, मतलब पूरा सिद्धांत समझ लिए, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, नैतिकता से बंधा होता है। यह 15 से 16 वर्ष तक निश्चित क्या होता है, बंधा रहता है। और यह नैतिकता जो होती है वो इस नैतिक मूल्यों के इतर नहीं जा सकता है, ठीक है। और बच्चा कहता है कि तुम भी करो हम भी करेंगे, मतलब बच्चा खुद तो फॉलो करता है, दूसरों को भी उसके अंतर्गत फॉलो कराने की बात कहता है। तो साथियों अगला लास्ट हमारा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो होता है नैतिकता बच्चे में क्या होती है, आंतरिक निर्धारित होती है और उसका पालन भी आंतरिक स्वयं के द्वारा करता है, ठीक है। इसमें पहला हमारा 5वां चरण है आपका सामाजिक अनुबंधन नैतिकता। इसमें क्या होता है कि बच्चे में नैतिक मूल्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्वरूप से क्या होता है, इसमें बच्चा प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानने लगता है और बच्चा वास्तविक नियमों के आधार पर अधिकारों का पालन करना सीख लेता है।
मतलब कहने का है कि बच्चा परिस्थितियों के अनुसार समाज में समझौता करना पड़ता है। बच्चे को परिस्थिति के अनुसार जैसी परिस्थिति होगी उसी के आधार पे वो नियमों को वहां पे बदल लेता है। तो ये पांचवा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि कोरोना काल था, कोरोना काल में कुछ लोगों को वरीयता दे दी गई और सारे कुछ लोगों को रोक लिया गया। अब बच्चे से प्रश्न किया जाए कि ऐसा करना सही था, तो बच्चा कहता है बिल्कुल सही था, क्योंकि विशेष परिस्थिति में नियमों को बदलना ही नैतिकता है। तो ये हमारा पांचवा चरण होता है। ठीक है साथियों, अगले नेक्स्ट क्रम में है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहता है कि सार्वभौमिक नैतिकता या सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत। यह अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में परोपकारिता, तार्किकता, व्यापकता, सार्वभौमिकता ये एक रूपता से आ जाती है। बच्चा दूसरे के विचारों और नैतिक इच्छाओं और प्रतिबंधों से ऊपर उठकर मानव कल्याण की बात करता है। ठीक है, किसके करता है, मानव कल्याण। अब उसे इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपने आसपास से, नहीं, वो पूरे मानव जीव जगत के बारे में जब सोचता है तो वो हमारी सार्वभौमिक नैतिकता पर पहुंचता है। उसके लिए जो समाज में नियम बनाए गए हैं तो वो आवश्यक नहीं है, वो पूरे समाज के बाद के ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके जब चीजें करता है तो वो क्या होता है, बच्चे के आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में पहुंच जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विश्व में सिर्फ 2% की श्रेणी में ही आते हैं, 2% श्रेणी में ही लोग आते हैं। ऐसे पूरे विश्व की जनसंख्या में 2% ऐसे लोग होंगे जो इस श्रेणी में आते हैं। तो आपको हमारा यह सिद्धांत कैसा लगा, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपने सपोर्ट के माध्यम से हम आपके लिए लगातार इससे बेहतर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।